हरिओम बच्चों, मैं प्रमिला दीदी आप लोगों को आज कक्षा 11वीं जीव विज्ञान अध्याय 1 इकाई 1 जीव जगत में विविधता इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इकाई 1 में जीव जगत में विविधता के बारे में बताया गया है। जीव जगत में विविधता क्या है? विविधता का क्या तात्पर्य? विविधता का तात्पर्य विभिन्नता से है। विभिन्नता, अलग अलग प्रकार के, ठीक है। जीव विज्ञान सभी प्रकार के जीवन रचना एवं जैव प्रक्रमों का विज्ञान है। जीव जगत कौतूहल जैव विविधताओं से परिपूर्ण है। आदि मानव आसानी पूर्वक निर्जीव पदार्थ एवं सजीवों के बीच अंतर कर सकता था। आदि मानव में कुछ एक निर्जीव पदार्थों जैसे वायु, समुद्र, आग, है ना, तथा कुछ सजीव प्राणियों एवं पौधों में भेद किया था। इन सभी प्रकार के जीवित एवं जीवहीन स्वरूप में उन्होंने जो सर्वमान्य विशेषताएं पाई वे उनके द्वारा भय या दूर भागने के भाव पर आधारित थी। सजीवों का वर्णन, जिसमें मानव भी शामिल था, मानव इतिहास में काफी बाद में प्रारंभ हुआ। जो समाज जीव विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो जो समाज मानवोद्भिद विज्ञान में संलग्न थे वे जैव वैज्ञानिक ज्ञान में सीमित प्रगति दर्ज कर सके। इसमें क्या बताया जा रहा है आपको कि जीव विज्ञान क्या है? तो जीव विज्ञान सभी प्रकार के जीवन रचना एवं प्रक्रमों का विज्ञान है, ठीक है। सभी प्रकार के जीवन रचना एवं जैव प्रक्रमों का विज्ञान क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। बहुत ही ज्यादा जीव जगत में कौतूहल जैव विविधताओं से परिपूर्ण, अर्थात बहुत विभिन्नता आपको देखने को मिलती है। आदि मानव यानी पुराने समय के प्राचीन मानव, ठीक है। प्राचीन मानव आसानी पूर्वक निर्जीव पदार्थ एवं सजीव के बीच अंतर कर सकता था, बहुत आसानी से। सजीव किसको बोलते हैं, निर्जीव किसको बोलते हैं? आप भी जानते हैं। निर्जीव जिसमें जीवन नहीं पाया जाता उसको निर्जीव पदार्थ बोलते हैं, और सजीव जिसमें जीवन पाया जाता है, जीवन के जो प्रक्रम है वो पाए जाते हैं, है ना, जैसे सांस लेने की प्रक्रिया, भोजन करने की प्रक्रिया। तो विभिन्न प्रकार के जो जैव प्रक्रम है वो पाए जाते हैं तो वो सजीव कहलाते हैं। और निर्जीवों में जीवन की कोई भी क्रिया नहीं होती है, वो निर्जीव कहलाते हैं। आदि मानव बहुत आसानी से उनके बीच अंतर कर सकते थे, पहचान लेते थे। आदि मानव में कुछ एक निर्जीव पदार्थ जैसे वायु के बारे में, समुद्र के बारे में, आग, इसी प्रकार कुछ सजीव प्राणियों एवं पौधों में भेद किया था इन्होंने। इन सभी प्रकार के जो जीवित एवं जीवहीन स्वरूप में उन्होंने सर्वमान्य विशेषताएं पाई वे उनके द्वारा दूर भागने के भाव पर आधारित था, ठीक है। भय या दूर भागना उस भाव पर आधारित था। सजीवों का वर्णन, जिसमें मानव भी शामिल है या शामिल था, मानव इतिहास में काफी बाद में प्रारंभ हुआ कि उनको सजीव के रूप में जब लिया गया। मानव शामिल था सजीवों में, लेकिन मानव का इतिहास देखा जाए तो काफी बाद में प्रारंभ हुआ। जो समाज मानवोद्भिद विज्ञान में संलग्न थे वे जैव वैज्ञानिक ज्ञान में सीमित प्रगति दर्ज कर सके। तो जीव स्वरूप में वर्गीकीय विज्ञान एवं स्मारकी विवरण ने विस्तृत पहचान प्रणाली, नाम पद्धति और वर्गीकरण पद्धति की आवश्यकता प्रदान की। इस प्रकार के अध्ययनों का सबसे बड़ा प्रचक्रण सजीवों द्वारा ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दोनों ही समानताओं के भागीदारी को मान्यता देना था। तो यहाँ पर इस इकाई में वर्गीकरण परिप्रेक्ष्य, वैज्ञानिक प्राणियों एवं पादपों के वर्गीकरण सहित वर्णन के बारे में हम पढ़ेंगे। अर्थात हम इस इकाई में जितने भी अध्याय आप पढ़ेंगे उसमें वर्गीकरण क्या है, वैज्ञानिक तथ्य और वैज्ञानिक नामकरण, प्राणियों का भी और पादपों का भी, दोनों का पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन हम अध्याय में पढ़ते जाएंगे इस इकाई में, ठीक है। तो इस इकाई में जो पहला अध्याय है वह पहला अध्याय है आपका जीव जगत। ये देखिए जीव जगत, ठीक। इस जीव जगत के बारे में जानने के पहले मैं आपको यहाँ पर इस वैज्ञानिक के बारे में बताना चाहूंगी। ये देखिए अर्नेस्ट मेयर, इनके बारे में। अर्नेस्ट मेयर का जन्म 5 जुलाई 1904 में कैंपटन, जर्मनी में हुआ था। आप हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विकासपरक जीव वैज्ञानिक थे जिन्हें 20वीं सदी का डार्विन कहा गया है। आप 10वीं क्लास में डार्विन के बारे में पढ़ चुके हैं।
20वीं सदी का डार्विन, यानी ये डार्विन नहीं है, इनको उनकी उपाधि दी गई है 20वीं सदी का। आप अब तक के 100 महान वैज्ञानिकों में से एक थे। मेयर ने सन 1953 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय की कला एवं विज्ञान संकाय में नौकरी प्राप्त की और 1975 में अलेक्जेंडर अगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस की पदवी के साथ, कौन सी इनको पदवी मिली है, इसलिए मैं इस साइंटिस्ट के बारे में बता रही हूँ आपको। देखिए, जब भी छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, है ना, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, तो इसी प्रकार से बुक के बीच से पूछे जाते हैं, इसलिए हमको हर एक चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो 1975 में अलेक्जेंडर अगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस की पदवी के साथ अवकाश प्राप्त किया, यानी ये अवधि इनको प्राप्त हुई और इसके बाद इन्होंने रिटायरमेंट लिया, यानी अवकाश लिया। अपने 80 साल के कार्य जीवन में पक्षी विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान, प्राणी भूगोल, विकास, वर्गीकी और जीव विज्ञान के इतिहास एवं दर्शन आदि पर इन्होंने अनुसंधान किया, यानी बिल्कुल ये फोकस थे इन जगहों पर। पक्षी विज्ञान के बारे में, वर्गीकरण विज्ञान, प्राणी भूगोल, विकास, वर्गीकी और जीव विज्ञान, इनका जो इतिहास है, इनका जो दर्शन है, इस पर इन्होंने अपना जो अनुसंधान था उसको केंद्रित करके रखा हुआ था। आपने लगभग अकेले ही विकासी जीव विज्ञान के केंद्रीय प्रश्न जाति विविधता की उत्पत्ति को खड़ा किया है, जो कि आज सच है। इसके साथ ही आपने हाल ही में स्वीकृत जीव वैज्ञानिक जाति वर्गीकी की परिभाषा की अगुवाई की। मेयर को 3 पुरस्कार दिए गए, जिन्हें व्यापक तौर पर जीव विज्ञान के 3 ताजों की संख्या दी गई है। देखिए, बहुत ही अच्छे शब्दों का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। ताज, है ना, ताज किसे कहते हैं, सर पर धारण करते हैं, इसी को ताज कहते हैं ना। तो इनको, मेयर को जो 3 पुरस्कार दिए गए हैं, तो जीव विज्ञान के 3 ताज, इसकी संज्ञा दी गई है, पुरस्कार को ताज की संज्ञा दी गई है ना। 1983 में बालजॉन प्राइज, 1998 में जीव विज्ञान के लिए इंटरनेशनल प्राइज और 1999 में क्राफोर्ड प्राइज, ये तीनों प्राइज के नाम हैं। कौन कौन से प्राइज थे, पहला आपको बताया 1983 में, 1983 में इनको बालजॉन प्राइज, 1998 में जीव विज्ञान के लिए इनको इंटरनेशनल प्राइज और 1999 में इनको क्राफोर्ड प्राइज मिला था। ये तीनों प्राइज, इनको 3 ताजों की संख्या दी गई है ना। 100 वर्ष की आयु में 2004 को इनका जो स्वर्गवास हुआ। इस प्रकार ये मेयर एक महान वैज्ञानिक में से एक हैं और बहुत सारे इन्होंने खोज किए। इनके बारे में आप लोगों को उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे जो अध्याय 1 है, अध्याय 1 क्या है, जीव जगत। ये देखिए, अध्याय 1 जीव जगत। ठीक है, तो जीव जगत क्या है, जीव जगत क्या है। जीव, आप लोग कक्षा 10वीं 9वीं इन सभी में पढ़ चुके हैं। जीव के अंतर्गत हम किसको लेते हैं, पौधों को भी लेते हैं और जंतुओं को भी लेते हैं। ठीक है, प्लांट्स भी लेते हैं हम और एनिमल्स को भी लेते हैं। ये दोनों ही आपके किस में आते हैं, सजीव में आते हैं, है ना। तो इसीलिए जीव जगत जब भी बोलेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर पौधों के बारे में भी और जंतुओं के बारे में भी, दोनों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, जीव जगत कैसा निराला है। जीवों के विस्तृत प्रकारों की श्रृंखला विस्मयकारी है। असाधारण वासस्थान, चाहे वे ठंडे पर्वत, पर्णपाती वन, महासागर, अलवणीय अर्थात मीठा जलीय झीलें, मरुस्थल अथवा गर्म झरनों जिनमें जीव रहते हैं, वे हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। सरपट दौड़ते घोड़े, प्रवासी पक्षियों, घाटियों में खिलते फूल अथवा आक्रमणकारी सार्क की सुंदरता विस्मय तथा चमत्कार का आह्वान करती है। ये जो चीजें आपको बताया जा रही है कि जीव जगत कितना विस्तृत भी है, साथ ही साथ चमत्कारी भी है, विस्मयकारी भी है। हम जब जीव जगत को देखते हैं कि यहाँ पर इतने सारे असाधारण वासस्थान कहा गया, ऐसा वासस्थान जहाँ पर जीवन की कल्पना करना मुश्किल सा लगता है। ठीक है, ऐसे वासस्थान को क्या बोलते हैं, असाधारण वासस्थान, जहाँ पर आप आसानी से रह सकते हैं। ऐसा वासस्थान तो साधारण कहलाएगा, परंतु ऐसा वासस्थान जहाँ पर जीवन की कल्पना कर पाना मुश्किल है, वहाँ पर भी जीव पाए जाते हैं।
तो वो क्या कहलाता है? असाधारण वास स्थान। फिर चाहे वो ठंडे पर्वत हो, पर्णपाती वन हो, महासागर हो, अलवणीय यानी अर्थात मीठा जलीय झील हो, या मरुस्थल हो, या फिर गर्म झरने हो, सभी में जीव रहते हैं। और ये हमें आश्चर्यचकित कर देता है। सरपट दौड़ते घोड़े आपने देखे, प्रवासी पक्षी जो दूसरे स्थान पर रहते हैं और कुछ समय के लिए वो दूसरे जगहों पर चले जाते हैं, तो उनको प्रवासी कहा जाता है। यानी जब जीवन के अनुकूल उनको वातावरण नहीं मिलता तो वो दूसरे जगह पर चले जाते हैं अपने आप को बनाए रखने के लिए। ठीक है। इसी प्रकार घाटियों में जो विभिन्न प्रकार के अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, और आक्रमणकारी शार्क मछली सभी जानते हैं किस प्रकार से वो अपने आप को बचाने के लिए आक्रमण करती है। तो ये सब क्या है? चमत्कार के समान लगता है, विस्मयकारी लगता है। सुंदर तो है ही, विस्मयकारी भी है, चमत्कार भी है। तो पारिस्थितिक विरोध तथा समष्टि के सदस्यों तथा समष्टि और समुदाय में सहयोग, अथवा यहाँ तक कि कोशिका में आणविक गतिविधियों से पता चलता है कि वास्तव में जीवन क्या है। पारिस्थितिक विरोध यानी कहने का तात्पर्य कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो इकोसिस्टम है, वहाँ पर भी कई बार जो विरोध की प्रक्रिया होती है। अभी हम लोग कोरोना काल में देख ही रहे हैं किस प्रकार से प्रकृति ने एक जो चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ है ना। अगर आप प्रकृति से ज़्यादा छेड़छाड़ करते हो या उसको प्रकृति को परेशान करते हो, प्रकृति की बातों को नहीं मानते हो, तो प्रकृति क्या करती है? अपने हिसाब से चुनाव करने लग जाती है, अपने हिसाब से सिलेक्शन करती है, जो प्राकृतिक चयन कहलाता है ना। तो कोरोना में क्या हुआ? कोरोना में भी यही हुआ कि जो प्रकृति में अपने आप को अनुकूल कर पा रहा है वो वहां पर जीवित रह पा रहा है, और जो नहीं कर पा रहा है वो नहीं रह पा रहा है ना। तो प्रकृति सिलेक्ट करती है कि किसको यहाँ रहना है, किसको नहीं रहना है। तो विरोध, पारिस्थितिक विरोध तथा समष्टि के सदस्यों तथा समष्टि और समुदाय में सहयोग, किस प्रकार से? समष्टि मतलब क्या है? समष्टि मतलब जनसंख्या हो गई ना, और जनसंख्या के जो सदस्य हैं और यह समुदाय, इनमें सब में आपस में क्या होता है? सहयोग होता है, एक दूसरे से काम लेते देते हैं, तभी तो सभी समाज में चल पाते हैं। यहाँ तक कि कोशिकाएं जो है, शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं, उनकी जो आणविक गतिविधि है, उससे भी पता चलता है कि वास्तव में जीवन क्या है। तो इस प्रश्न में दो निर्विवाद प्रश्न है। पहला तकनीकी है, जो जीव तथा निर्जीव क्या है, इसका उत्तर खोजने का प्रयत्न करता है, तथा दूसरा प्रश्न दार्शनिक है, जो ये जानने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। दो प्रश्न आ रहे हैं। पहला क्या? तकनीकी। तकनीकी क्या बताता है आपको? जीव और निर्जीव क्या है ना। इसका उत्तर खोजने का प्रयत्न करता है टेक्नोलॉजी, ये प्रयत्न करता है। टेक्नोलॉजी के जरिए जानते हैं कि जीव क्या है, निर्जीव क्या है। ठीक है। और दूसरा प्रश्न दार्शनिक है। दार्शनिक में यह जानने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। फिर हमारा हमको जीवन मिल गया, अब हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमको करना क्या चाहिए? कुछ तो एम होना चाहिए ना। बिना एम की कोई जिंदगी होती है, कोई जीवन होता है? तो दार्शनिक में यही जानने का प्रयत्न किया जाता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। वैज्ञानिक होने के नाते हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो दार्शनिक है ना। दार्शनिक में कहाँ पे चले जाते हैं? अध्यात्म में चले जाते हैं। तो वहां पर चूंकि हम विज्ञान को मानते हैं, विज्ञान प्रयोगों पर आधारित होता है, विज्ञान को सत्य माना जाता है, तो वैज्ञानिक होने के नाते दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं किया गया है। और हम इस विषय पर चिंतन करेंगे कि जीव क्या है। हम पहले प्रश्न का जीव क्या है इस पर चिंतन करेंगे। तो जीव क्या है? ठीक है।